जो बाइंग इंटरेस्ट में कमी का संकेत देती हैं। लंबे अपर विक संकेत देते हैं कि बुल्स ने कीमत को ऊपर लेने की कोशिश की, लेकिन बेयर्स द्वारा एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हुआ था। यह इंगित करता है कि कमजोर बायर्स बाजार के कंट्रोल में हैं और एग्जिस्टिंग सेंटिमेंट में संभावित बदलाव हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भले ही एक हरी कैंडलस्टिक बनाई गई हो, सेलर्स वास्तव में बाजार के नियंत्रण में हैं। इन्वर्टेड हैमर को आमतौर पर हैमर की तरह एक प्राइस रिवर्सल कैंडलस्टिक के रूप में स्वीकार किया जाता है, जहां ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड से एक अप ट्रेंड में बदल जाती है। यदि आप मुझे इन्वर्टेड हैमर और हैमर के बीच चयन करने के लिए कहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से हैमर पैटर्न चुनूंगा, क्योंकि हैमर इन्वर्टेड हैमर की तुलना में ट्रेंड रिवर्सल का अधिक मजबूत संकेत देगा। यह इन दोनों कैंडल्स के बीच सेलिंग प्रेशर्स में अंतर के कारण भी है। अब अगले पैटर्न पर चलते हैं। एक पिनबार को एक शूटिंग स्टार तब माना जाता है जब यह एक अपट्रेंड के अंत में होता है, जो प्राइस रिवर्सल का संकेत देता है। एक इन्वर्टेड हैमर की तरह एक शूटिंग स्टार का भी एक छोटा रियल बॉडी होता है, जिसकी ओपन और क्लोज प्राइसेस एक दूसरे के करीब होती हैं। इसमें एक बड़ी अपर विक भी होती है, जो यह दर्शाती है कि बुल्स ने प्राइसेस को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन उन पर बेयर्स का डोमिनेंस था, जिन्होंने कीमत को ओपन प्राइस से नीचे धकेल दिया। तो एक शूटिंग स्टार एक मजबूत बेयरिश पैटर्न है, जो एक अपट्रेंड के अंत में बने हैंगिंग मैन पैटर्न से अधिक मजबूत होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हैंगिंग मैन पैटर्न के बजाय शूटिंग स्टार बनने पर सेलर्स अधिक डोमिनेंट होते हैं। अब कैंडलस्टिक्स की तीसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इन कैंडल्स का रियल बॉडी छोटा है। एक छोटा रियल बॉडी इंगित करता है कि ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस काफी करीब हैं। ऊपरी और निचली शैडोज की लंबाई लगभग बराबर होती है। चूंकि ओपन और क्लोज प्राइस पॉइंट्स एक दूसरे के करीब हैं, इसलिए कैंडलस्टिक का रंग मायने नहीं रखता। अगर अपर विक की बात करें, तो अपर शैडो की प्रेजेंस हमें बताती है कि बुल्स ने बाजार को ऊपर ले जाने का प्रयास किया था। हालांकि वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। यदि बुल्स वास्तव में सफल होते, तो रियल बॉडी एक लंबी हरी कैंडलस्टिक होती, जैसा कि पहले एक बुलिश मरूबजू के मामले में देखा गया था। इसलिए इसे बुल्स द्वारा बाजारों को ऊपर ले जाने के प्रयास के रूप में माना जा सकता है, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए। इसी तरह लोअर शैडो की प्रेजेंस हमें बताती है कि बेयर्स ने बाजार को नीचे ले जाने का प्रयास किया। हालांकि वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। यदि बेयर्स वास्तव में सफल होते, तो रियल बॉडी एक लंबी लाल कैंडलस्टिक होती, जैसा कि एक बेयरिश मरूबजू के मामले में होता है। इसलिए बाजार को नीचे ले जाने की बेयर्स की कोशिश वास्तव में सफल नहीं रही। न तो बुल्स और न ही बेयर्स बाजार पर कोई डोमिनेंस स्थापित कर सके, जैसा कि छोटे रियल बॉडी से स्पष्ट है। इसका मतलब यह है कि बुल्स और बेयर्स दोनों के बीच इंडिसिजन है, जो बाजार को इन्फ्लुएंस करने में सक्षम नहीं थे। कैंडलस्टिक्स की इस कैटेगरी को स्पिनिंग टॉप्स कहा जाता है, जो वास्तव में इंडिसिजन कैंडलस्टिक हैं। आइए अब हम दो सिचुएशंस पर विचार करें जब बाजार में स्पिनिंग टॉप्स का फॉर्मेशन हो सकता है, और चर्चा करें कि इसके परिणाम क्या होंगे। क्या होगा अगर स्पिनिंग टॉप्स एक डाउन ट्रेंड में बना हो? डाउन ट्रेंड में बेयर्स पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, क्योंकि वे प्राइसेस को कम करने में सक्षम होते हैं। डाउन ट्रेंड में एक स्पिनिंग टॉप या तो बेयरिश ट्रेंड को जारी रखने से पहले बेयर्स द्वारा कंसोलिडेशन को इंगित करता है, या इसे आगे प्राइस में गिरावट को रोकने के लिए बुल्स द्वारा एक प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या बुल्स ऐसा करने में सफल होते हैं? यदि बुल्स सफल होते, तो इसका परिणाम एक मजबूत बुलिश कैंडल होता और वास्तव में स्पिनिंग टॉप नहीं होता। तो स्पष्ट रूप से इस मामले में दो समान पॉसिबिलिटी वाले आउटकम्स हैं। या तो बेयर्स द्वारा सेलिंग का एक और राउंड होगा और बाजार में गिरावट जारी रहेगी, या बाजार अपनी डायरेक्शन बदल सकता है और कीमतें बढ़ सकती हैं। क्या होने की संभावना है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए एक ट्रेडर को दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहने की जरूरत है, यानी रिवर्सल या कंटिन्यूएशन के लिए। इसी तरह की स्थिति तब भी होती है जब एक अपट्रेंड के दौरान एक स्पिनिंग टॉप बनता है। अब अंत में बात करते हैं डोजीज की। डोजी एक स्पिनिंग टॉप के समान है, सिवाय इसके कि इसमें रियल बॉडी नहीं है। इसका मतलब है कि ओपन और क्लोज प्राइसेस बराबर हैं। डोजी एक महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि वे बाजार की सेंटिमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से एक डोजी तब बनता है जब ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस के बराबर होती है, जो इंगित करती है कि रियल बॉडी मौजूद नहीं है। ऊपर और नीचे की विक्स किसी भी लंबाई की हो सकती है, और कैंडलस्टिक का रंग मायने नहीं रखता, क्योंकि ओपन और क्लोज प्राइस बराबर होती है। डोजीज का कॉन्सेप्ट स्पिनिंग टॉप्स से मिलता जुलता है।
एक स्पिनिंग टॉप के लिए हमने जो कुछ भी सीखा वह डोजीज पर भी अप्लाई होता है। डोजी बाजार में इंडिसिजन का संदेश भी देते हैं, जिसका अर्थ है कि बुल्स और बेयर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि ट्रेड करना है या नहीं। डोजी और स्पिनिंग टॉप दोनों ही ट्रेडर्स को बाजार में सतर्क रहने के लिए कहते हैं। कई अन्य कैंडलस्टिक्स हैं, लेकिन अब तक जिन कैंडलस्टिक्स का मेंशन किया गया है वे चार्ट में बनने वाले समान कैंडलस्टिक्स के विचार को समझने के लिए पर्याप्त हैं। आइए अब हम सबसे मजबूत से सबसे कमजोर कैंडलस्टिक्स को अरेंज करें। सबसे पहले हम बुलिश कैंडल्स पर विचार करेंगे और उन्हें उनकी ताकत के क्रम में अरेंज करेंगे। अब हम बेरिश कैंडलस्टिक्स को उनकी ताकत के क्रम में सबसे मजबूत से सबसे कमजोर तक अरेंज करेंगे। वीडियो के अंत में एक जेंटल रिमाइंडर यह है कि इन कैंडलस्टिक्स को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जितना अधिक कॉन्फर्मेशंस होगा उतना बेहतर ट्रेड होगा। मुख्य बात जो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं वो यह समझना है कि प्रत्येक कैंडलस्टिक पैटर्न्स का क्या अर्थ है, और बाद में आप इन टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें आपने सीखा है, और फिर इस ट्रेनिंग के अपकमिंग एपिसोड्स में विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद उन्हें अपनी ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा बनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारी चर्चा इस प्राइस एक्शन कोर्स के सबसे हॉट टॉपिक्स में से एक पर केंद्रित होगी। इसका सरल कारण यह है कि यह टॉपिक एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को महत्वपूर्ण प्राइस लेवल्स की पहचान करने और एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस पर निर्णय लेने में मदद करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक है जो ट्रेडिंग में आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच का अंतर हो सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक चार्ट पर विशिष्ट प्राइस लेवल्स हैं जो कि बाइंग या सेलिंग की अधिकतम लिक्विडिटी को आकर्षित करने की उम्मीद है। सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जिस पर सेलर्स से अधिक बायर्स की अपेक्षा की जा सकती है। इसी तरह रेजिस्टेंस एक ऐसी प्राइस लेवल है जिस पर बायर्स की तुलना में अधिक सेलर्स की अपेक्षा की जा सकती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो कीमत को और बढ़ने से रोकती है। यह एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है जिसे आप किसी भी स्टैंडर्ड ट्रेडिंग टेक्स्ट बुक में पा सकते हैं। आइए समझते हैं कि कुछ प्राइस लेवल्स इस तरह से व्यवहार क्यों करते हैं। हमने इस फैक्ट के बारे में बात की है कि शेयर बाजार डिमांड और सप्लाई पर चलता है। यह इस कॉन्सेप्ट के कारण है कि कुछ प्राइस लेवल्स एक बैरियर की तरह व्यवहार करते हैं और कुछ अन्य लेवल्स कीमतों के लिए बूस्टर की तरह काम करते हैं। आइए एक शेयर का उदाहरण लें जो 125 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मान लेते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन यह सोचती है कि स्टॉक आने वाली क्वार्टर्स में अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन स्टॉक का फेयर प्राइस 125 नहीं बल्कि 100 रुपये है। फेयर प्राइस प्राप्त करने के लिए वे बाजार को 100 रुपये तक नीचे ले जाते हैं, जहां वे धीरे धीरे और गुप्त रूप से अपना पोजीशन बिल्ड करते हैं। कीमत 100 रुपये के प्राइस लेवल का रिस्पेक्ट करने लगती है। यह लेवल जहां स्टॉक की डिमांड पूरी होती है और जहां से कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, इसे सपोर्ट लेवल कहलाता है। सपोर्ट लेवल को उस प्राइस लेवल के रूप में भी देखा जा सकता है जो कीमतों को और नीचे गिरने से रोकता है। यह एक ऐसा एरिया भी है जहां बड़े बायर्स स्टॉक को खरीदेंगे। सपोर्ट लेवल पर बड़ी संख्या में बाय ऑर्डर्स दिए जाने और इन सभी ऑर्डर्स का मैच करने के लिए सेलर्स की कमी के कारण कीमतें सपोर्ट लेवल से ऊपर बढ़ने लगती हैं। एक प्राइस लेवल को सपोर्ट लेवल तब कहा जाता है जब यह करंट मार्केट प्राइस से नीचे फॉर्म होता है। इसी उदाहरण के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ ही महीनों के बाद कीमत 100 से 200 रुपये तक बढ़ गई। यह तब होता है जब इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने या स्टॉक बेचने के बारे में सोचते हैं। वे ऐसा इस तरह करते हैं कि बड़ी संख्या में छोटे सेल ऑर्डर्स देते हैं ताकि सप्लाई डिमांड को पूरा कर सके, या वे यह सुनिश्चित करते हैं कि जिस कीमत पर वे बेचना चाहते हैं उसी कीमत पर पर्याप्त बाय ऑर्डर्स हों ताकि प्रॉफिट्स कम ना हो। इन प्राइस लेवल्स ऐसा लगता है कि यह कीमतों को बढ़ने से रोक रहा है, तो यह लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस प्राइस लेवल्स में सेल ऑर्डर्स की संख्या बाय ऑर्डर्स की संख्या से अधिक है या सप्लाई डिमांड से अधिक है, जिसके कारण कीमतें इस लेवल से गिरना शुरू हो जाएंगी। एक प्राइस लेवल को एक रेजिस्टेंस लेवल तब कहा जाता है जब यह करंट मार्केट प्राइस से ऊपर फॉर्म होता है।
किसी भी टाइम फ्रेम में काम करने वाले एक ट्रेडर को इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स का पता लगाना महत्वपूर्ण है, जहां कुछ प्राइस एक्शन हुई थी। महत्वपूर्ण प्राइस लेवल्स की पहचान करने के लिए आप प्राइस एक्शन टेक्निक का उपयोग करके अधिक सफल ट्रेड कर सकते हैं। आइए जानें कि एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस द्वारा हमारे चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। ये 4 स्टेप्स इस प्रकार हैं: डेटा पॉइंट्स को लोड करना और चार्ट को जूम आउट करना, ऑब्वियस प्राइस एक्शन जोन्स की पहचान करना, इन प्राइस जोन्स को अलाइन करना, और अंत में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना। अब हम इन स्टेप्स पर अधिक विस्तार से डिस्कस कर सकते हैं। स्टेप 1, डेटा पॉइंट्स को लोड करना और चार्ट्स को जूम आउट करना है। ट्रेडिंग के लिए अपनी पसंदीदा टाइम फ्रेम चुनने के बाद आपको चार्ट को जूम आउट करना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बड़ी पिक्चर देखना चाहते हैं। एक बार जब आप बड़ी पिक्चर देख सकते हैं, तो यह आपकी आंखों के लिए और अधिक स्पष्ट है कि आपको किन महत्वपूर्ण लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। यदि उद्देश्य इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करना है, तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने के डेटा पॉइंट्स लोड करने होंगे। और यदि आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करना चाहते हैं, तो कम से कम 12 से 18 महीने के डेटा पॉइंट्स लोड करें। जब आप अधिक डेटा पॉइंट्स लोड करते हैं,